नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक बेहद आकर्षक और सच कहूं तो काफी रहस्यमयी वास्तुशिल्प की गहराई में उतरने वाले हैं, उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर। इस पूरे विश्लेषण के दौरान हम कुछ ऐसे प्राचीन चमत्कारों और दबे हुए राजों पर से पर्दा उठाएंगे जो आज की तारीख में भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का सिर चकरा देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये 800 साल पुरानी इमारत अपने भीतर क्या क्या छिपाई बैठी है। सबसे पहले जरा इस एक सवाल पर गौर कीजिए, लाखों टन रेत के ठीक नीचे आखिर क्या छिपा हो सकता है। और ध्यान रहे, ये कोई मामूली रेत का टीला नहीं है। हमारा ये विश्लेषण इसी एक बुनियादी और रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल से शुरू होता है। आखिर ऐसा कौन सा खौफनाक मंजर या गहरा राज था जिसकी वजह से अधिकारियों को एक 800 साल पुराने बिल्कुल सही सलामत खड़े स्मारक के मुख्य गर्भगृह को पूरी तरह से रेत में दफन करना पड़ा। मतलब सोचकर देखिए, किसी जीती जागती इमारत को जिंदा दफन करने की नौबत क्यों आई। भाग 1 1903 की सैंड सील। तो बात है 1903 की। बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर जे बर्डलिन ने एक ऐसा आदेश जारी किया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। उन्होंने मंदिर के मुख्य सभास्थल, जिसे जगमोहन भी कहा जाता है, उसके चारों दरवाजों को हमेशा हमेशा के लिए सील करने और उसे लाखों टन रेत से भरने का सीधा निर्देश दिया। जाहिर सी बात है, ये कोई रूटीन मरम्मत का काम तो बिल्कुल नहीं था। यह एक बेहद अजीबोगरीब आदेश था और इसी ने दशकों तक चलने वाली उन अटकलों को जन्म दिया कि क्या गवर्नर साहब ने उस अंधेरे गर्भगृह के भीतर कुछ ऐसा देख लिया था जिससे वो बुरी तरह घबरा गए थे। भाग 2 मिथक और शाही महत्वाकांक्षा। अगर हम पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को अपने ही अहंकार के चलते कोढ़ यानी कुष्ठ रोग का श्राप मिला था। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए सांब ने चंद्रभागा नदी के किनारे पूरे 12 साल तक सूर्य देव की घोर तपस्या की, और जब वो पूरी तरह ठीक हो गए तो उन्होंने कृतज्ञता के रूप में सूर्य देव की पहली मूर्ति स्थापित की। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो सच्चाई ये है कि 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के बेहद प्रतापी राजा नरसिंह देव प्रथम ने इस विशाल ढांचे का निर्माण करवाया था। और उनका मकसद सिर्फ धार्मिक नहीं था, वो दरअसल पुरी के मशहूर जगन्नाथ मंदिर को सीधी टक्कर देना चाहते थे और पूरी दुनिया के सामने अपने राजवंश की बेहिसाब ताकत का प्रदर्शन करना चाहते थे। भाग 3 एक चुंबकीय चमत्कार। 1200। कोणार्क की इस पूरी कहानी में ना, ये 12 का आंकड़ा बार बार घूम कर आता है। राजा नरसिंह देव प्रथम के इस असाधारण सपने को हकीकत में बदलने के लिए मुख्य शिल्पी बिश्शू महाराणा के नेतृत्व में पूरे आर्यावर्त से चुन चुनकर 1200 सबसे बेहतरीन और कुशल कारीगरों की एक पूरी फौज तैयार की गई थी। और जैसा कि मैंने कहा, फिर से वही संख्या 12। इन 1200 कारीगरों ने इस भव्य ढांचे को खड़ा करने में दिन रात एक कर दिए, और उन्हें ठीक 12 साल का लंबा, थका देने वाला वक्त लगा। और हैरानी की बात तो ये है कि राजा ने इस इकलौते मंदिर के निर्माण में अपने राज्य के पूरे 12 सालों की कमाई यानी पूरा राजस्व झोंक दिया था। सच कहूं तो ये सिर्फ पत्थरों की एक इमारत नहीं थी, बल्कि एक पूरे साम्राज्य के जीवन भर की पूंजी थी। इस पूरी बेजोड़ वास्तुकला के बिल्कुल शिखर पर एक विशालकाय 52 टन का भारी भरकम केंद्रीय चुंबक या मैग्नेट स्थापित किया गया था। और असल में यही वो मास्टर की थी जिसने इस मंदिर के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी भ्रम को जन्म दिया। और वो भ्रम था डायमैग्नेटिक फील्ड का। जरा सोचिए, 800 साल पहले जब ना तो कोई आधुनिक सीमेंट था और ना ही आज की तरह बड़ी बड़ी मशीनें, तब इन कारीगरों ने विशाल पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए एक बेहद उन्नत आयरन लॉक सिस्टम का इस्तेमाल किया। उन्होंने आधार में लोहे की भारी भरकम प्लेटें बिछाईं और एकदम चोटी पर वो 52 टन का महाचुंबक लगा दिया। इन दोनों के बीच जो एक शक्तिशाली चुंबकीय खिंचाव और संतुलन पैदा हुआ, उसने भगवान सूर्य की अष्टधातु से बनी उस विशाल मूर्ति को बिना किसी सहारे के हवा में तैरा दिया। मतलब ये बिल्कुल अविश्वसनीय है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान के डायमैग्नेटिक फील्ड को किताबी रूप देने से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने इसे साक्षात जमीन पर उतार दिया था। मंदिर के ये जो 24 पहिए हैं ना, ये सिर्फ कोई सुंदर सजावट का हिस्सा नहीं है। ये असल में एक एकदम सटीक काम करने वाली धूप घड़ी यानी सन डायल है। इनकी जो 8 बड़ी तीलियां हैं वो 3 घंटे के अंतराल को मापती हैं, और उनके ठीक बीच की जो छोटी तीलियां हैं वो समय को एकदम सटीक 3 मिनट के अंतराल तक कैलकुलेट कर सकती हैं। आज भी एंटी क्लॉकवाइज परछाई को देखकर कोई भी इंसान एकदम सटीक समय बता सकता है,
है ना कमाल? अब ये तथ्य तो सच में दिमाग हिला देने वाला है। मंदिर के ठीक सामने 7 शक्तिशाली घोड़े उकेरे गए हैं, जो सूर्य के प्रकाश में मौजूद 7 रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आधुनिक विज्ञान हमें ये पढ़ाता है कि आइजैक न्यूटन ने 1666 में अपने प्रिज्म वाले प्रयोग के जरिए रोशनी के 7 रंगों की खोज की थी। लेकिन जरा ध्यान दें, 13वीं सदी की ये वास्तुकला चीख कर ये गवाही दे रही है कि मंदिर के वास्तुकार न्यूटन के उस मशहूर प्रयोग से लगभग 400 साल पहले ही प्रकाश के स्पेक्ट्रम को रत्ती रत्ती समझते थे। भाग 4, वो बालक जिसने सबको बचाया। यदि सूर्योदय तक शिखर स्थापित नहीं हुआ तो सभी 1200 कारीगरों के सिर कलम कर दिए जाएंगे। 12 साल की जीतोड़ मेहनत के बाद भी मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा और उनकी पूरी टीम उस 52 टन के भारी चुंबक को संतुलित करने में लगातार नाकाम हो रहे थे और अंततः राजा नरसिंह देव प्रथम का धैर्य जवाब दिए गया और उन्होंने ये खौफनाक मौत का फरमान सुना दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस रात निर्माण स्थल पर कैसी दहशत फैल गई होगी। उसी अंधेरी रात में बिशु महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद वहां पहुंचता है। उसने अपने जन्म के बाद से कभी अपने पिता का चेहरा नहीं देखा था। जब उसे इस भयंकर संकट का पता चला तो उस नन्हे से बालक ने अपनी असाधारण इंजीनियरिंग सूझबूझ का ऐसा परिचय दिया जो सबको हैरान कर गया। उसने चंद घंटों के भीतर ही उस विशाल चुंबक को पूरी निपुणता के साथ एकदम सही जगह स्थापित कर दिया। जी हां, वही काम जो 1200 दिग्गज कारीगर 12 साल में नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर उसे एक डर सताने लगा। अगर राजा को ये बात पता चली कि एक छोटे से बच्चे ने एक कारनामा कर दिखाया है तो वो सारे कारीगरों को अयोग्य और नाकारा मानकर मौत के घाट उतार देगा। उन 1200 लोगों की जान की खातिर 12 साल के धर्मपद ने उसी रात मंदिर के ऊंचे शिखर से चंद्रभागा नदी में छलांग लगा दी। वो एक असंभव काम पूरा तो हुआ, लेकिन मंदिर की नींव में हमेशा हमेशा के लिए एक गहरा दुख और बलिदान जुड़ गया। भाग 5, आक्रमणकारी और ब्लैक पगोड़ा। ऐतिहासिक दस्तावेज हमें बताते हैं कि 1568 में बंगाल सल्तनत के जनरल काला पहाड़ ने इस मंदिर पर एक बहुत ही भीषण आक्रमण किया। जब उसने भगवान की उस मूर्ति को हवा में तैरते हुए देखा तो वो पूरी तरह दंग रह गया और उसने उस मंदिर को तहस नहस करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन उन प्राचीन इंजीनियरों के बनाए गए उस अद्भुत आयरन लॉक सिस्टम ने सच में एक चमत्कार कर दिखाया। उसने उस पूरे ढांचे को जमींदोज होने से बचा लिया। हालांकि इस हमले में मंदिर के बाहरी हिस्से और कई पवित्र स्थानों को बहुत भारी नुकसान पहुंचा। अब सवाल ये है कि आखिर पुर्तगाली नाविकों ने इसे ब्लैक पगोड़ा नाम क्यों दिया? दरअसल इसका रंग काला नहीं था। ये नाम उस गहरे खौफ से उपजा था जो उन नाविकों के दिलों में बैठ गया था। बात ये थी कि मंदिर के शिखर पर जो 52 टन का चुंबक लगा था, उसका खिंचाव इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के नेविगेशन कंपास पागलों की तरह घूमने लगते थे। इस वजह से जहाज अपना रास्ता भटक जाते और चट्टानों से टकराकर चकनाचूर हो जाते। अपने जहाजों को बचाने की डेस्परेशन में यूरोपियन नाविकों ने एक बेहद दुस्साहसी कदम उठाया। उन्होंने उस केंद्रीय चुंबक को ही वहां से उखाड़ फेंका और बस चुंबक के हटते ही वो पूरा चमत्कारिक संतुलन सेकंडों में बिगड़ गया। लोहे के क्लैंप्स ने अपनी पकड़ खो दी और ये भव्य स्मारक धीरे धीरे एक खंडर में तब्दील होने लगा। तो अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को देखें, 1238 में इसके शानदार निर्माण की शुरुआत से लेकर 1568 के उस हिंसक आक्रमण तक, फिर 17वीं सदी में नाविकों द्वारा चुंबक निकालकर इसे पूरी तरह अस्थिर कर देने से लेकर 1903 में अंग्रेजों द्वारा इसे रेत से सील करने तक, और अब 2025 में आधुनिक विज्ञान की नई कोशिशों तक, ये पूरा सफर एक बेजोड़ उत्थान, एक दर्दनाक विनाश और अब एक उम्मीद भरी पुनर्प्राप्ति की कहानी है। भाग 6, भविष्य के रहस्य खोलना। करीब 120 साल से भी ज्यादा की खामोशी के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने अब एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है। दिसंबर 2025 में IIT मद्रास की एक्सपर्टीज के साथ मिलकर ASI ने कोर ड्रिलिंग की शुरुआत की है। सीधे फावड़ा चलाकर रेत निकालने के बजाय यह एक बहुत ही वैज्ञानिक और सतर्क तरीका है ताकि दीवारों की असली मजबूती और मोटाई का सही अंदाजा लगाया जा सके। उनका मुख्य लक्ष्य 1903 की उस सेंट सील को बहुत ही सावधानी से हटाना है, वो भी इस नाजुक हो चुके खंडर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। और इसी कोर ड्रिलिंग से हाल ही में 13.5 मीटर का एक ऐसा चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है।
हुआ ये है कि 1903 में जो रेत बिल्कुल छत तक ठसाठस भरी गई थी, वो इतने सालों में अपने आप 13.5 मीटर नीचे बैठ गई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस मुख्य कक्ष के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में एक बहुत ही बड़ा और बिल्कुल अनजान खाली स्थान यानी एक वॉइड बन गया है। अब उस घुप अंधेरे खालीपन में क्या है, सच कहूं तो किसी को नहीं पता। तो ऐसे में हम सबको बस यही सोचना है कि जब दशकों बाद उस विशाल और अंधेरे कक्ष से रेत के आखिरी कुछ कण भी हटा लिए जाएंगे, तो दिन के उजाले में आखिरकार क्या सामने आएगा? क्या हमें इंजीनियरिंग का कोई एक और ऐसा अकल्पनीय चमत्कार देखने को मिलेगा जो हमें विज्ञान की किताबें दोबारा लिखने पर मजबूर कर दे? या फिर 1903 के उस गवर्नर को डराने वाला वो खौफनाक राज हमेशा के लिए बेनकाब होगा? इस ब्लैक पगोडा की अथाह गहराइयों में जो कुछ भी हमारा इंतजार कर रहा है, वो यकीनन पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस सोचते रहिए